हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग का जो नया टॉपिक स्टार्ट होना है उसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस चैप्टर का क्या वेटेज है, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे वो इंटर रिलेटेड करते हैं, उसको पूरा का पूरा हमको इस टॉपिक में देखना है। ठीक। लास्ट टॉपिक जो हम लोग का था, जिसमें हम लोग मैग्नेटिज्म को पढ़ रहे थे, वहां पे हमने आपको बताया था कि थ्योरी बेसिस पर कभी कभी 8 छोटे से डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक हैं, वो हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो हमने कहा था कि जैसे हम ये स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा हम उसको डिस्कस कर देंगे, जिससे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आराम से निकल आए, है ना। तो उनको हम फटाफट देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपने ईएम वेव को। तो देखो, पहला जो है, इनसे आप परिचित होंगे बोर्ड लेवल पर, अगर आपने थोड़ा सा डीपली पढ़ा होगा तो। नहीं तो यहाँ पे इनको केवल आपको देखना है और तुरंत इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने हैं, जिससे आपका ये मिस नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ ये बी नोट क्या होता, ठीक, जैसे मैं कहूँ एप्सिलॉन नोट, तो तुरंत ही आ जाता आता है ना। मैं आपसे कह दूँ के कैपिटल, मैं आपसे कह दूँ के स्मॉल, मैं आपसे कह दूँ सिग्मा, ठीक है, मैं आपसे कह दूँ रो, ठीक है, मैं आपसे कह दूँ लैम्डा, ठीक है। तो हर वो जो चीज जो प्रोसेस के थ्रू गुजर गई वो आपको याद हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे भी 8 टर्म हैं। जैसे पहला टर्म क्या है, बी नोट। क्या है, बी नोट। दूसरा टर्म जो है उसको क्या बोलते हैं हम, एच। तीसरा जो टर्म है उसको क्या बोलते हैं हम, आई। अब यहाँ करंट मत समझ लेना, ये आई है। इसी को अलग अलग और बुक्स में क्या दिया रहता है, एम। चूंकि हम मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े हैं, तो मैं यहाँ एम मैग्नेटिक मोमेंट से आपको कंफ्यूज नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ क्या लूंगा, आई। ठीक। चौथा जो टॉपिक है, मतलब जो चौथा टर्म है, उस टर्म को मैं क्या लेता हूँ, कैपिटल बी। पांचवा जो टर्म है उसको मैं क्या लेता हूँ सर, म्यू। छठा जो टर्म है उसको क्या मैं लेता हूँ, चाई है। सातवां जो है उसको मैं क्या लेता हूँ, म्यू आर। और जो ये है उसको क्या लेता हूँ, चाई आर। ठीक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये टर्म क्या क्या है, इन्हीं को हमको बेसिकली डिस्कस करना है। देखो जल्दी जल्दी, मैंने आपसे कहा, ठीक, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इतना तो पता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड कोई काम धाम करती है नहीं। ठीक। तो जब करती नहीं तो जबरदस्ती हम कराएंगे काम, और उसको कराने के लिए हम करेंगे क्या, तो कोई भी आप मैग्नेटिक मटेरियल ले लो, मैग्नेटिक मटेरियल ले लो। ठीक। इसको आप कहाँ रख दो, मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। ठीक। तो अगर मैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो भी ये करंट जनरेट हो जाएगी, तो भी एक करंट जनरेट हो जाएगी। इसका मतलब इतना सा समझो कि ये जो बी नोट है बिल्कुल वैसे ही है जैसे सोलेनॉइड में था। ठीक। तो जो ये बी नोट है वो निकल के कितना आता है, म्यू नोट एन आई। समझे। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम लोग बी नोट से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू म्यू नोट एन आई होती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी हम लोगों ने सोलेनॉइड में देखी थी। ठीक है, इतनी बात है। अब जो एन इंटू आई है, एन इंटू आई है, इसी एन इंटू आई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे एच। इसको बोलते हैं हम चुंबकीय तीव्रता। क्या बोलते हैं, चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो यहाँ एच की जो वैल्यू है वो एन आई है। तो कभी फुटकर में पूछा जाता कि ये एच जो है वो मात्रा के तौर पे क्या शो करता, तो आप कहोगे एन जो है, एन जो है वो तो नंबर ऑफ टर्न है पर यूनिट लेंथ।
एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, मतलब पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न, और ये क्या है, आई। ठीक, तो टर्न की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, या कोई मात्रक टर्न का सुने हो तो ये तो नहीं है, लेकिन आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, और एल का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक, तो एम्पियर मीटर इनवर्स किसको शो करता है, आप कहोगे एच को। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता। इतनी बात क्लियर हुई। अब तीसरा जो है, जो तीसरा है वो क्या कहता है, आपने कहा सर आई, आपने कहा पहले पहले बी समझ लो आप। ठीक, तो अगर हमने, सर सपोज करो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल था, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल था, टोरॉइड, टोरॉइड हम लोग पढ़े हैं ना, तो वैसे ही इस मैग्नेटिक मटेरियल पर हमने ये रैप कर दिया, क्या, कला मेरी उतनी अच्छी है नहीं। ठीक, तो ये टोरॉइड है, ये टोरॉइड है। आप समझो मैग्नेटिक मटेरियल लेके मैंने एक लूप बनाया, उस पर मैंने रैप कर दिया किसको, जो मटेरियल जो मैं ले रहा था किस में, सोलेनॉइड में, जो तार में किस में ले रहा था, सोलेनॉइड में। तो यहां पर एक धारा इंड्यूस होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस मैग्नेटिक मटेरियल के सरफेस पर एक धारा इंड्यूस होती है, जिसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक करंट, क्या बोलते हैं। और जहां धारा होगी वहां फिर से बी होगा, जहां धारा वहां बी। क्लियर है बात। तो एक तो होती है बी नॉट, वो होती है सोलेनॉइड के कारण म्यू नॉट एन आई। और अगर सोलेनॉइड को ही हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर लपेट दें तो उसके लिए भी एक बी निकलता है, और वो बी बी एम से डिनोट होता है। क्यों, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट के कारण यूज हो रहा। तो हम बी को याद रखना, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं बोलते, नहीं तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में घुस जाओ। ये बी, और ये बी कितना आता है, तो आप कहोगे ओरिजिनल बी नॉट, और ये जो एक इंड्यूस्ड हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम, बी एम। एक मिनट सोचना, तुमने कहीं पता नहीं। ये क्या है, ठीक है, तो ये बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, बी नॉट प्लस बी एम। जहां ये बी नॉट क्या था, ओरिजिनल मैग्नेटिक वो ले रहे थे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और ये क्या है, जो इंड्यूस्ड हुई है। तो ये बी नॉट क्या रखता है, आप कहोगे बी नॉट, बी नॉट की वैल्यू कितनी आती थी, म्यू नॉट, ये क्या निकल के आता था, एन आई। ठीक, और यहाँ बी एम है तो ये क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट, एन तो यही है, और आई जो है वो क्या है, आई एन। ठीक है, तो देखो म्यू नॉट एन अगर हम कॉमन ले लें, या यहाँ देखो म्यू नॉट एच ये हुआ, और ये म्यू नॉट, और इस एन आई एम को हम लोग क्या बोलेंगे, आई। और चूंकि ये मैग्नेटिक है तो क्या, आई है, करंट मत समझ लेना इसको। तो ये कितना निकला, म्यू नॉट एच प्लस आई। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, तो पहले म्यू बी नॉट इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट एन आई। दूसरा जो था वो क्या निकल के आ रहा था, वो निकल के आ रहा था हम लोग का एच, एच को हम लोग क्या बोल रहे थे, एन आई। ठीक, तीसरा क्या निकला, टोटल बी, वो किस वजह से, बी नॉट और बी एम। ठीक है, और चौथे को, चौथा जो है वो क्या है, चौथे को हम अगर देखें तो वो चौथा आता है निकल के, मान लीजिए सर म्यू। ठीक, तो जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो क्या है, आप कहोगे रेशियो किसका, बी का और एच का। बी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, टोटल बोल रहे हैं ना, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहे हैं ना बी को। और एच को क्या बोल रहे हैं, एच को क्या बोल रहे हैं, म्यू नॉट एन आई। तो म्यू की वैल्यू तो हुई बी अपॉन एच।
ठीक। अब देखो वो म्यू की वैल्यू कभी पूछ लेता है क्या, कि बी अपॉन एच किसको शो करता है, मतलब मात्रक बताओ, या वो पूछता है डायमेंशन बताओ। तो अगर बी की बात करो, बी की बात करो, तो जो मात्रक के तौर पे यूज होता है तो वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक। और एच की अगर बात करो, एच की बात करो, तो एच किसको शो करता है, आपने बताया एच बराबर होता है एन आई। एन को मैं लूँ तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और ये क्या होता है आई। इतनी बात है, तो ये वेबर हुआ और ये मीटर स्क्वायर हो गया। नीचे अगर एच को मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख दूँ इसको, फेरों की तो कोई होती नहीं है, करंट की क्या होती है एम्पियर, और लेंथ की कहाँ चली गई ऊपर। 1 मीटर से अगर इसे काटो तो ये हुआ वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ये किसको शो कर रहा, तुम कहोगे म्यू को। ठीक है, इतनी बात है। अब देखो वो कहेगा रिलेटिव आप बताओ, तो कह दोगे आप माध्यम ले लो और आप निर्वात ले लो। ठीक। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसकी बात करेगा, रिलेटिव में। आप कोई मीडियम में रख दो और आप निर्वात ले लो, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो किसको शो करेगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। और इसकी वैल्यू अगर आप करो तो ये क्या होगा, डायमेंशनलेस। ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट में क्या बात आई थी, चाहिए। ठीक। तो इतना समझो कि एक्सपेरिमेंटली हमने ये पता लगाया कि जो चाई एम होता है, जो चाई एम होता है वो किसके रेशियो को शो करता है। तो आप कहोगे रेशियो ले लो यहाँ पे एच और वहाँ ले लो ऊपर आई। तो रेशियो ऑफ आई और एच को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय सुग्राह्यता। ठीक है, क्या बोलते हैं, चुंबकीय सुग्राह्यता। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इतना था। अगर आप सर रिलेटिव लो तो ये रिलेटिव ले लो, तो ये ले लो किसी मीडियम में और ये ले लो किसी वैक्यूम में, तो ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस। ठीक। तो देखो एक और रिलेशन आता है कि आप अगर चाइएम ले लो, आप अगर म्यू ले लो। ठीक। तो इनमें क्या कोई रिलेशन होता है, बिल्कुल सीधा न्यूमेरिकल आता है, सीधा। तो इनको रटना जरूरी है, और रटने के लिए प्रोसेस मैंने बता दी, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे क्लियर हो जाएगा। आपने बताया टोटल बी जो है वो होता है म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एन, और ये क्या होता है आई एम, स्मॉल आई एम ले लूँ, आई एम। ठीक है, इतना हुआ। अब अगर इसको लिखना चाहें तो म्यू नॉट और एच हुआ, इसको लिखना चाहें तो म्यू नॉट और सर आई हुआ। क्या मैं म्यू नॉट को कॉमन ले लूँ तो एच प्लस आई हुआ। क्या ये बी की बात हुई, आगे निकलो तो म्यू नॉट ये था, एच को सर हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो ये एच बाहर, तो इधर कितना 1 प्लस कितना आई, और ये कितना एच। बताओ आई अपॉन एच अभी हमने पढ़ा था किसको शो करता है, आई अपॉन एच किसको शो करता है, ससेप्टिबिलिटी को। तो क्या मैं यहाँ म्यू नॉट एच और यहाँ 1 प्लस चाई एम लिख दूँ। ठीक। तो बताओ बी की जो वैल्यू है वो कितनी आई, और जब बी नॉट की वैल्यू म्यू नॉट एच है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी नॉट एच बराबर, सॉरी, म्यू नॉट। यहाँ म्यू नॉट था तो बी नॉट था, यहाँ केवल म्यू, तो ये म्यू नॉट और एच, और ये 1 प्लस चाई, और ये एम। इस एच से मैंने एच को हटाया, तो बताओ म्यू नॉट कितना आ गया, म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस चाई एम। ठीक। और बताओ अगर मैं म्यू अपॉन म्यू नॉट लूँ तो वो कितना आएगा, 1 प्लस चाई और एम। तो क्या मैं म्यू और म्यू नॉट को रिलेटिवली नहीं लिखता हूँ, तो ये म्यू क्या होता है आर बराबर 1 प्लस चाई एम।
यही रिजल्ट निकल आया हम लोग का। ठीक है, कि रिलेटिव परमेबिलिटी को अगर हम निकालना चाहें और हमको दिया हो केवल ससेप्टिबिलिटी, तो उसमें केवल एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये निकल आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड पहले हम एक आध क्वेश्चन देख लें जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे ये पिछली बार का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये आघूर्ण दिया है 6.7 इंटू 10⁻⁻²। साथ में इनर्जिया भी दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्जिया इतना। और फिर इसको मैंने, एक चुंबकीय सुई है, इसको 0.01 टेस्ला तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में एसएचएम करा दिया। 10 दोलन में लगे समय को बताओ। ठीक, ये पिछली क्लास का है क्वेश्चन। तो मैंने वहां निकाला था कि जो टी होता है वो आता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर आई अपॉन एम बी, यही आता था। तो देखो, क्या मैं एक दोलन में लगे समय को ही तो बोलता हूँ टाइम पीरियड, वो निकाल लूँ तो कहूँगा 2 पाई। आई की वैल्यू कितनी दी है? 7.5 इंटू 10⁻⁻6। एम की वैल्यू कितनी दी है? 0.01। और बी की वैल्यू कितनी दी है? बी की वैल्यू कितनी है? अच्छा ये है बी। अच्छा एम की वैल्यू है ये, तो लिख दो 6.7 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये हुआ आई, ये बी, और ये एम, और ये बी। सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, करो सॉल्व। अच्छा, इसको इससे उठा और एक ले लो। ठीक, तो ये कितना निकला? 7500/67। और ये कितना निकला? 10⁻⁻4। ठीक है। ठीक है, अब बाहर निकाल दो अगर इसको, तो ये 10⁻⁻² निकलेगा। ठीक है, और अगर इसको निकालो, काटा कूटी करना है इसको, तो ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, सपोज करो ये, मान लो ये 6700 ही था, तो 100 था, बाहर निकला कितना हुआ? 10। तो ये कितना? 2 पाई। ये निकला एक दोलन का समय। वो पूछ रहा है 10 दोलन का समय, तो एक का निकला ये, 10 का गुणा कर देना। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, करिएगा। ये सारे पिछली क्लास के हैं शायद क्वेश्चन। वर्क डन निकालना है इसमें। देखो एक बार मैग्नेट है, टांग दी है, 60 डिग्री आप घुमाओ तो कितने आघूर्ण की जरूरत होगी? ठीक है, एम बी साइन थीटा उसी से निकालना वर्क के टर्म में। देखो नीट का है। ये करना, ये धारा बह रही है पास में, उसका द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, उसके केंद्र पर बी दिया। अब धारा को स्थिर कर दिया और मैग्नेटिक मोमेंट को दुगना। समझ रहे हो? यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट को अब एम की जगह कितना कर दिया? 2m। तब हमको B2 मिलता है, तो वो B1 और B2 पूछ रहा है। ठीक, करा चुका हूँ ये भी क्वेश्चन, इसको भी ट्राई करना। स्क्रीनशॉट ले लो या करना। करिए, इसको ट्राई करो। देखो टाइम टेकिंग है ये, है ना? चारों, या तो आप ऑप्शन निकालो उसके बाद देखो, या आपको आर की डायमेंशन वैल्यू पता चल जाए,
तो प्रैक्टिस बेस भी है ये, है ना। चलो ट्राई करते हैं। आपने कहा हम अगर आर का डायमेंशन निकालें तो वो किसके बराबर आता है, किसके बराबर आता है। तो देखो आर जो है तो वो v इक्वल टू क्या आई आर नहीं होता। तो क्या आर बराबर v अपॉन आई हुआ। और सर दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को ही तो हम फील्ड बोलते हैं। तो क्या मैं v बराबर ई डी ना लिख दूं यहाँ। ई डी मतलब डिस्प्लेसमेंट और ये है ना। अब सर एफ बराबर क्यू ई भी होता है, हाँ या ना। तो क्या मैं ई को एफ अपॉन क्यू ना लिख दूं। तो ई को लिख दिया मैंने एफ अपॉन क्यू और ये डी और ये आई। ठीक है, अब फोर्स की तो पता है एम एल टी माइनस टू और ये डी क्या होता है एल और क्यू क्यू बराबर क्या होता है आई टी। आई की क्या होती है एम्पियर, समय की क्या होती है टी और यहाँ भी ये आई है तो ये कितना हो गया ए। इतना हुआ। तो अगर इनको सबको हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना निकल के आएगा एम एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस टू, ये आया। अब हमको इनको चेक करना है कि इनमें से किसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी। ठीक, तो देखो हम तो टाइम बचाने के लिए मान लो इसको करते हैं, या मुझे मान लो पता चला आंसर पता, तो हम तो इसको ट्राई करते हैं, या इसको किसी को भी आप ट्राई करोगे तो करना तो पड़ेगा। तो अगर मान लो मैंने लिया, सपोज करो ये लिया, तो कहोगे म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप कहोगे म्यू नॉट जो है वो किसको शो करता है, तो आपने बताया था ना न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसको शो करता था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट किसको करेगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको फिर से अगर सॉल्व करो तो ये न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो गया न्यूटन स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर और ये एम्पियर। समझो ये एम्पियर हुआ ना एम्पियर। चलो एम्पियर स्क्वायर कर दो ये कूलम स्क्वायर। क्या न्यूटन को मैं एम एल टी माइनस टू की पावर 2 रख दूं, मीटर को क्या मैं एल की पावर 2 रख दूं, एम्पियर धारा ही तो होती है, धारा तो होती तो धारा का तो एम्पियर होता ही है। ठीक है, तो इधर मैं ये क्या लिख दूं एम्पियर को ई। ठीक, और ये क्या था कूलम है चार्ज है, तो Q बराबर आई टी होता है, Q बराबर आई टी। तो यहाँ मैं क्या रख दूं ए और समय को टी ले रहा हूँ। इतनी बात है। अब और शो शो कराओ तो ये कितना हो जाएगा एम, समझो एम की पावर ये कितना हो जाएगा टू, एल की पावर ये कितना हो जाएगा टू। देखो ये टू है और ये टू, तो एम की पावर 4 हो जाएगा एल की पावर, ये टी की पावर, समझो ये दो दूनी ये 4 और ये भी ऊपर गया, समझे टी की पावर ये थी ना। अच्छा ये कूलम स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर और ये टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी की पावर ये -4 और देखो ये भी 2 ऊपर गया तो माइनस के 2 और कर दूं। ठीक है, और ये ए की पावर दो ये था दो ये था कितना हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ कितना निकला m2। ठीक है, l4 t -6 a4, इतना आया, ये आया। अब सोच के देखो ये तो मैंने क्या निकाला म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वो तो नहीं है इसके बराबर। क्या मैं इसका रूट कर दूं, क्या मैं इसका रूट कर दूं, कर दो रूट। अगर मैंने इसका रूट किया तो बताओ पावर m2 बाहर निकला m, l4 था कितना निकला 2, t6 था कितना निकला 3 और a4 कितना निकला 2। ठीक है, ये देखो a2 ये -4 हुआ ना, तो क्या ml2 t-3 a-2 यही नहीं निकला, निकला ना। इतना करना पड़ेगा। ठीक है,
करा दिया था क्या? देखो अच्छा क्या कह रहा, वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन अनुचुंबकीय पदार्थ का बना है, बना रहने दो। इसका द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, ठीक है। इस पर तीव्रता भी दी है, ठीक है। तो आपको चुंबकीय सुग्राह्यता बतानी है, ठीक है। चुंबकीय सुग्राह्यता का मान बताना है। अब यही वैल्यू निकालनी है कि ससेप्टिबिलिटी क्या निकलेगी। तो याद करो, ससेप्टिबिलिटी हमने पढ़ी है क्या होती है, आई अपॉन एच। कितना होता, आई अपॉन एच होता। और आई का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, आप मैग्नेटिक मोमेंट ले लो पर यूनिट वॉल्यूम ले लो, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम ले लो। तो क्या मैं यहाँ आई की जगह एम अपॉन वी लिखूँ और यहाँ क्या लिखूँ, एच, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक मोमेंट तो हमको दिया है, सपोज कर लो कितना दिया, सपोज का दिया ही है 20 इंटू 10⁻⁻⁶। और देखो v वॉल्यूम है ना, तो देखो क्या है, ये क्यूब ही तो है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यू ही तो होता है, जहाँ ए भुजा होती है। तो बताओ 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो इसका क्यू करो तो 1 सेंटीमीटर क्यू आया। और मीटर में चेंज करो तो 10⁻⁻⁶ लिख दूँ। यहाँ मैंने कितना लिख दिया, 10⁻⁻⁶। और ये एच कितना निकला, तो आप कहोगे एच की वैल्यू कितनी दी है, 60 इंटू 10⁻³ इतना है। अब चलो काट कूट दो, तो 20 दिया 60, ठीक है। ये एक दूसरे ही से कट जाएगा, तो ये 1/3 इंटू 10⁻⁻3। दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ऐसे कटता चला जाएगा। तो 3.3 इंटू 10⁻⁻⁴ क्या निकल रहा है, चुंबकीय सुग्राह्यता 3.3 इंटू 10⁻⁻⁴। एग्री। तो देखो इतना करना पड़ेगा। तो एक और नया फॉर्मूला जनरेट हुआ कि ये जो आप लेते हो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो आता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बात समझ में आई। एक आई ये भी निकलता है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यू नोट, और एन, और ये इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। देखो क्या है, ये सब सवाल छोड़ने नहीं है ना। जैसे ऑटोमेटिकली बात है कि वो गड़बड़ चीजें हैं, मतलब रिकॉल नहीं कर पाते। लेकिन देखो क्वेश्चन आया है, वो भी हम लोग के पेपर में ही आया। क्या करें, क्या करें, कह रहा है एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ में इतने परमाणु प्रति मीटर क्यूब है। फिर कह रहा है 350 पर चुंबकीय सुग्राह्यता इतनी है, और इतने पर, ठीक है, इतनी है। तो 300 केल्विन पर बताओ। अब सोचो, क्या हमने ससेप्टिबिलिटी टी के परस्पेक्टिव में कहीं बताया था? तो आपने कहा था सर ये जो ससेप्टिबिलिटी है वो सी अपॉन टी होती है, जहाँ सी कोई कांस्टेंट होता है, होता। तो ये जो चाई एम टी है वो क्या सी नहीं निकल रहा था। अब अगर हमको एक बार दिया है टेम्परेचर और ये दिया है ससेप्टिबिलिटी, तो दूसरे टेम्परेचर पर ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, वो ये निकलवाना चाहता है। तो आप कह दोगे पहले ये क्या है, डैश, ये क्या था, टी डैश, बराबर ये चाई एम, मान लो ये दूसरा ससेप्टिबिलिटी दूसरी चाई एम डबल डैश, और ये टी डबल, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो देखो चाई एम कितना दिया है, 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴। और ये कितना दिया टी डैश, तो केल्विन में दिया है 350, बराबर हमको निकालना है कितने पर, हमने मान लिया हमने निकाला ये चाई एम डैश कितने पर, 300 पे, ठीक है। काट दो, इससे आप इसको काट दो, तो जो फाइनली ये चाई एम डबल डैश निकला, ये निकला मान लो 28 कर दो इसको, ये 10⁻⁻⁵ कर दो,
ये कर दो 35 और ये कर दो कितना 30। ठीक है। ठीक, अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मान लो ये 30 है था, एक बार कटा तो ये कितना हो गया 3.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, राउंड में कोई ऑप्शन है ये है, और 10⁻⁴ है, ठीक है, ये है और ये है। तो पूरा सॉल्व कर लेना, काट कूट देना, ये 14 बार, ये 15 बार, ये 5 3 15, ये 5 सत्ते 35, 14 सत्ते 98 बटे 3, और ये 10 की घात माइनस के 5 कर देना, 3 तिया 9, और ये कितना बचा 3 दूनी 6 समथिंग, तो 3.2 ये। ठीक है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसको करिएगा आप। ठीक है, ट्राई करिएगा इसको, कोई ऑप्शन निकलेगा, ये कोई भी निकलेगा। सोचना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये ले रहे हैं और ये ले रहे हैं, मतलब रिलेटिव ले रहे हैं, है ना। एक तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, C बराबर 1/√में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, है ना। और वो पूछ रहा है रिलेटिव में, तो करिएगा ट्राई। अब देखो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ठीक, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो तीन चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये एक चार्ज है, ये चार्ज रुका हुआ है, यानी कि क्या है सर, ये स्टेशनरी। और स्टेशनरी चार्ज की अगर बात करो तो ये हमेशा क्या क्या बनाता है, फील्ड, जिसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब सर ये चार्ज स्टेशनरी ना हो के क्या हो, मान लो यही पॉजिटिव चार्ज हो, एक समान गति से सर आगे बढ़ रहा हो। ठीक, तो आगे बढ़ रहा हो मतलब अभी तो मैग्नेट पड़ा, तो मैग्नेट में ही तो अगर हम लोग चार्ज लेते हैं जो मूव कर रहा हो, मान लो v वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एक तो चार्ज है तो पक्का ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक, और दूसरा ये मूव कर रहा है तो पक्का ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। समझे, इतनी बात है। तो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला जो है वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब तीसरे की बात करो कि सर अगर ये जो v है वो कांस्टेंट ना हो के समय के साथ साथ परिवर्तित हो, यानी कि पहली चीज एसेलरेट हो, ठीक है, या घटे, या तो वेलोसिटी बढ़ जाए या वेलोसिटी घट जाए, तो जहां पे भी ये चीज होगी, जहां पे भी ये चीज होगी, वहां पे हम कंसीडर किसको करेंगे, ठीक है, वहां पे हम किसको कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो मेन चीज है वो कहां से निकल के आई, तो आप कहोगे कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एसेलरेटेड है या उसकी वेलोसिटी घट बढ़ रही है, तो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इतनी बात है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम तीन चीजों को लेते हैं, इन तीन चीजों को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपोगेशन है वो, ठीक, क्या लेंगे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, और वी प्रोपोगेशन किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। कब जनरेट होती हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल एसेलरेटेड हो रहा हो। ठीक है, इतनी बात है। तो हमेशा से आप समझो कि ई होगा, बी होगा, और जो वी होगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये क्या हो ई, ये क्या हो बी, तो वी कहाँ निकलेगा, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली होंगे। कैसे, मैं बताता हूँ।
जैसे आपने कहा मैंने कहा ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस और ये है जेड। ठीक है, तो मैंने आपसे अगर कहा कि मान लो ये है ई, ठीक, ये है ई, प्रोपेगेट कहाँ हो रही है, एक्स एक्सेस पर, मतलब आगे कहाँ बढ़ रही है, एक्स एक्सेस पर ही तो बढ़ रही है, और कहाँ प्रोपेगेट हो रही है, तो वाई एक्सेस पर। और अगर बात करो मान लो बी की, तो ये मान लो ये है क्या, ठीक है, मान लो ये कहाँ है, ये आप कह लो, ये ई नोट ले लो, चलो ये ई नोट है, ठीक, तो ये है ई नोट, ठीक। इसकी बात करो मान लो दूसरे की, तो देखो वो जेड एक्सेस पर, वो जेड एक्सेस पर ही ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही, तो इसको आप कहाँ से ले लो, ये, ठीक। तो तुम मुझे ये देख के बताओ, तुम मुझे ये देख के बताओ कि ये जो ई है वो वाई एक्सेस में है, कहाँ आगे बढ़ रही है, एक्स, ये कहाँ है बी, आप कहोगे जेड एक्सेस पर, लेकिन आगे कहाँ बढ़ रही है, एक्स। तो तुम देख के बताओ क्या ई और जो जेड एक्सेस पर बी है, क्या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली नहीं मूव कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि ई बी और वी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अब जो v की डायरेक्शन है वो निकलती कैसे है, तो v जो होता है, v जो होता है वो आता क्या है, e क्रॉस b, ठीक है, क्रॉस तो समझते हो, ठीक है। तो मान लो मैंने ये लिया, राइट हैंड रूल लिया, तो ई कहाँ था, ऊपर, और जेड कहाँ था, इधर ही तो है। तो बताओ ई से अगर जेड, ई से बी की ओर चलोगे तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ जाएगी, एक्स एक्सेस पर ही तो जाएगी। तो ये कहाँ जा रही है, एक्स एक्सेस पर, ये कहाँ जा रही है आप कहोगे, जेड एक्सेस पर, ये कहाँ जा रही है आप कहोगे, वाई एक्सेस। तो पहली चीज, वेलोसिटी, जो वेग है उसकी डायरेक्शन हम लोग ई और बी के परपेंडिकुलरली निकालते हैं, मतलब राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कर रोटेट करके हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ही तो निकालते हैं। तो पहली बात तो ये आ गई, ठीक है, ठीक। अब देखो हमको मान लो आगे बढ़ना है कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या, तो एक दूसरे के तो परपेंडिकुलरली होती है, मतलब जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पहली बात। दूसरा, अगर इनका हम लोग देखो मीडियम की बात करें, तो सर इनके प्रोपेगेशन के लिए हमको मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। समझे, मतलब ये बिना माध्यम में भी चल सकती है, ठीक। जैसे यहीं आप याद कर लो, यहीं आप याद कर लो, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा 7 वेव हम ले रहे हैं, ठीक है, जिनको हम स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, वो 7 वेव हैं। तो मैंने कहा आप रमी लक्स याद की, रमी लक्स, और ये मान लो जी, ठीक। तो ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, और इनको अगर हम लोग डिनोट करें तो ये क्या है, रेडियो वेव, ये क्या है, रेडियो वेव, ठीक। एम की बात करें तो ये क्या है, माइक्रोवेव, ठीक। आई की बात करें तो इसको बोलते हैं हम इंफ्रा, ठीक। एल की बात करें तो इस एल को क्या बोलते हैं हम, लाइट वेव। और बताओ लाइट निर्वात से ही तो आती, हम लोग का जो वायुमंडल है वो बहुत ज़्यादा कुछ किलोमीटर तक ही तो है, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो निर्वात में होके हुए चलता। तो देखो लाइट वेव, जिसको दृश्य प्रकाश बोलते हैं। फिर ये क्या है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक। और फिर ये क्या है, ठीक है, और ये क्या है,
गामा रेज। ठीक, तो इन्हीं को हमको पढ़ना है। ई, बी और प्रोपगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ई बी के परपेंडिकुलर, बी प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर। दूसरा, इनके संचरण के लिए हमको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ये बिना मीडियम के भी प्रोपगेट हो सकती है। ठीक, स्पेक्ट्रम कितनों का होता है तो आप कहोगे 7। कितनी किरणें हैं? 7। कितनी वेव है? 7। और वो रमी लक्स, इतना याद रखो, रमी और ये लक्स, आगे जी जोड़ देना। ठीक, आर से क्या हुआ? रेडियो। एम से क्या हुआ? माइक्रो। आई से क्या हुआ? इंफ्रारेड। एल से क्या हुआ? लाइट। यू से क्या हुआ? अल्ट्रावायलेट। एक्स से क्या हुआ? एक्स रेज। और जी से क्या हुआ? गामा रेज। ये जो सीक्वेंस में मैंने लिखा है, ये इनकी आवृत्ति, ठीक है, इनकी आवृत्ति का बढ़ता क्रम है। जैसे वो 3 रेज दे देगा या 4 दे देगा, तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद नहीं होगा तो आप बता नहीं पाओगे कि एक्स की आवृत्ति ज़्यादा होती है या गामा रेज की आवृत्ति ज़्यादा होती है या माइक्रोवेव की। तो फिर से ये रिकॉल कर लो, रमी लक्स जी, रमी लक्स जी। तो आर से रेडियो, एम से माइक्रो, आई से इंफ्रा और एल से लाइट, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्सरे और जी से गामा। तो अगर मैं लिख के आपको दूं कि बताओ, मैंने कहा गामा और मैंने कह दिया आपसे एक्स और मैंने आपसे कह दिया रेडियो, ठीक है, इनको आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लगाओ, बढ़ते क्रम में लगाओ। तो कहो आवृत्ति बढ़ता क्रम यानी कि रमी लक्स जी, और जी से था गामा, तो सबसे पहले आवृत्ति किसकी हुई? गामा की। उसके बाद किसकी हुई? तो कहोगे रेडियो वेव आती थी सबसे ऊपर, यानी कि इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, आवृत्ति कम होगी। तो फिर किसकी आ जाएगी? एक्स रे की। और फिर किसकी आ जाएगी? कहोगे रेडियो। समझ में आई? ठीक, तो ये किन का बढ़ता क्रम है? आवृत्ति का बढ़ता क्रम। किसके किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। वो कितनी होती है? 7। अब इसी में देखो यहां, ये लाइट वेव आया, जैसे ये लाइट वेव आया, तो लाइट वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब लाइट वेव भी अगर आप देखो तो ये वेव की ओर को दर्शाती, ठीक है, तो यहां पर भी आप ये याद रखो लत। ठीक, तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है? सबसे ज्यादा। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ ये जो इस सीक्वेंस है, इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तरंग दैर्ध्य। तो ये है तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम, तो सबसे कम किसकी होगी? वॉयलेट की। ठीक है, उससे ज्यादा किसकी होगी? आप कहोगे इंडिगो की। डॉट 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 करके सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? रेड की। ठीक है, इतनी बात हुई। तो 7 7 वे वो हुई जिनमें जो सीक्वेंस था वो किसका था? आवृत्ति का बढ़ता क्रम। ठीक, और उसी में एक आ रहा था दृश्य प्रकाश, तो 10 प्रकाश को हम लोग कितने में तोड़ते हैं? 7 विव की ओर, जहां पे आर की तरंग दैर्ध्य क्या है? ज्यादा, और वी यानी कि वॉयलेट की तरंग दैर्ध्य क्या है? कम। इतनी ठीक है, तो ये तो स्पेक्ट्रम आप लोगों को एकदम रटा हुआ होना चाहिए, कुछ नहीं है, एक बार अगर आप लिखेंगे तो आपको नॉर्मली याद हो जाएगा। ये है रमी, रमी, और ये है लक्स, और ये सर होता है गामा। बस, आर से आपका हो जाएगा रेडियो वेव, ठीक है, एम से आपका हो जाएगा माइक्रोवेव, आई से हो जाएगा आपका इंफ्रारेड, एल से हो जाएगा आपका लाइट, और लाइट
सुनते ही आप ये दृश्य प्रकाश रीजन समझेंगे और टोटल आप विबग्योर रिकॉल करेंगे। ये हो गया आपका क्या अल्ट्रावायलेट, फिर आपका हो गया क्या एक्सरे, और फिर ये क्या हो गया आपका गामा रे। ठीक है, तो ये जो क्रम है ये आवृत्ति का बढ़ता क्रम है, और v बराबर एन लैम्डा से आपने देखा है कि अगर आवृत्ति का बढ़ता क्रम है तो तरंग दैर्ध्य का क्या होगा, घटता क्रम। इतनी बात है, तो ये आपको मस्ट है याद रखना। अब देखो जैसे हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो करेक्टरिस्टिक हैं अगर आप उनको याद रखे रहेंगे तो क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। हमने आपको पहला ही चीज क्या बताई कि अगर सर इस एक्सिस को हम मान लें क्या, इस एक्सिस को मान लें हम वाई, इस एक्सिस को हम क्या मान लें एक्स, और इस एक्सिस को क्या मान लें हम जेड। कितनी बात है, तो हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसके कारण जो वेव है वो कुछ देखो इस तरीके से चल रही। ठीक, और देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव है वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही बल्कि एक माध्यम में एक दूसरे के साथ ही परपेंडिकुलर चल रही। तो अगर ये मान लो एक्स डायरेक्शन थी, ये वाई एक्सिस की थी और ये जेड की थी, तो अगर मैं तुमसे कहूँ जेड तो आप कहोगे सर ये, और फिर ये, और फिर ये, ऐसी होगी ना। अब देखो इनका जो ये है ना, ये जो हाईएस्ट वैल्यू मान लो ये बी नोट पीक वैल्यू, और इसके लिए ये क्या हो जाएगी बी नोट, ये हो जाएगी ई नोट, ये क्या हो जाएगी ई नोट, और ये क्या हो जाएगी बी नोट। ठीक है, पीक वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको ऊपर नहीं बनाए इतना छोटा। ठीक, तो पहले हमने आपको बताया कि पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि ये जो वेव हैं इनके लिए अगर आप ई को देखो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वेव है उसको देखो, आप मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो वेव है आप उसको देखो, और जो ये वेव आगे बढ़ रही है उसको देखो, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, समझ लो ये क्या होते हैं परपेंडिकुलर। इतनी बात है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि ये जो y एक्सिस पर E है ये कहाँ आगे जा रही है तो आप कहोगे x एक्सिस, ये z एक्सिस पर B वेव चल रही है तो वो कहाँ जा रही है, वो भी अलोंग x एक्सिस। तो वो पूछता है डायरेक्शन कि ये जो वेव है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो देखो हम इनके यूनिट वेक्टरों को लेते हैं, और यूनिट वेक्टर अगर इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये v, ये इधर वैसे तो होता ये आई कैप जे कैप के कैप होता, तो अगर मैं वाई एक्सेस पे ले रहा हूं तो ये मान लो ये क्या ले रहा हूं मैं, मान लो ई कैप। ठीक है, और इधर जेड एक्सेस पे ले रहा हूं मैं क्या बी कैप। ठीक, तो जो फाइनली हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे उस डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर लेंगे कि वी के एलोंग में जो दिशा है वो क्या होगी, तो आप कहोगे बी कैप, और ये क्रॉस कर दोगे क्या ई कैप, सॉरी ई क्रॉस बी। ठीक है, ये क्या लेंगे ई और क्रॉस बी। ठीक, ये बताया है ना, देखो वेक्टर में तो हम लोगों ने ये डिस्कस किए, ये जैसे मान लो मुझे देखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ वी है वो क्या है, मतलब जो वेव आगे बढ़ रही है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही, तो आप कहोगे कि ये आप ई क्रॉस बी चाहिए ना, तो ये ई देखो इधर, ये किधर इधर, और किस डायरेक्शन में जेड पे यू आ रहा है तो देखो ऐसे आए तो ये किधर जा रही है एक्स। इतनी बात तो क्लियर है, तो ये हुई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करो तो सर इनको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ना, मतलब ये बिना मीडियम के ही किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, बिना माध्यम के ही ये क्या होती हैं संचरित होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इनके वेग की बात करो तो किसके बराबर होता है सर, लाइट जो होती है उसके वेग के बराबर, यानी कि जो लाइट का वेग होता है c, उसी के बराबर वेग से ये गति करती है। इतनी बात क्लियर है, तो देखो एक हुआ ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब एक छोटी सी चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि देखो अगर यहाँ हम ऑब्जर्व करें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव है उसको,
और यही इस पॉइंट पर बात करें मैं मैग्नेटिक फील्ड की वेव को, तो बताओ ये इस पॉइंट पर तो मिनिमम है, और देखो इस पॉइंट पर अगर देखो तो ये ई का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो दिया, और इधर भी ये क्या दिया है, मान लो ये बी का मैक्सिमम पॉइंट। तो ये दोनों एक साथ साथ तो चलती हैं, और साथ साथ चलने के साथ ही किसी एक इंडिविजुअली समय पे मिनिमम होती हैं, और किसी एक इंडिविजुअली समय पे अलग अलग मैक्सिमम पॉइंट लेती हैं। जैसे देखो यहाँ पे इसने मैक्सिमम लिया, यहाँ पे इसने मैक्सिमम लिया। इससे हमने डिसाइड क्या किया कि ये जो वेव हैं, जो ये वेव हैं, इनकी अगर हम लोग कालांतर की बात करो, मतलब फेज की बात करो केवल, तो फेज क्या होता है इनका, सेम। फेज क्या होता है इनका, सेम। मतलब अगर मैं आपसे कहूं देखो ये प्रोग्रेसिव वेव है, प्रगामी तरंग ही तो है, और प्रगामी तरंग कहाँ प्लस एक्स एक्सिस पर जा रही है, और देखो कहाँ ये है, कहाँ पे, तो वाई डायरेक्शन में। तो मैं कहूँ इसकी इक्वेशन लिखते हैं, तो अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे जो ई है, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वो ई वाई है, ठीक है, और वो वाई डायरेक्शन में है ना, तो ये क्या होगा, जो पीक वैल्यू है वो ई नॉट, और फिर क्या हो जाएगा सर, साइन क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के, और किस डायरेक्शन में थी, प्लस एक्सेस में, तो वहां क्या आ जाएगा, माइनस। दूसरे की बात करो तो सर जो मैग्नेटिक थी, तो मैग्नेटिक किस डायरेक्शन में थी, जेड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में थी, जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ बी जेड बराबर क्या होगा, आपको होगी बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, तो यहां से तुमको क्या देखने को मिल रहा, यहां से देखने को क्या मिल रहा, जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, कलांतर जो है वो क्या है, सेम है। इतनी बात क्लियर हुई, मतलब समान कलामें होती हैं, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो ई वेव है और जो बी वेव है वो कलांतर में सेम होती है। फिर आपने ये जो फिगर बनाया था उसमें आप ई, ये और मान लो ये, इसको आप छोटा क्यों ले रहे थे, तो उसका भी रीजन है। उसका रीजन क्या है कि हम लोग जानते हैं कि सी जो है, जो प्रकाश का वेग है, वो ई अपॉन बी होता। ठीक, इसी को आगे लिखो तो ये ई नॉट अपॉन बी नॉट होता। ठीक, और यही एक्चुअल में होता क्या है, तो आप कहोगे 1/√, के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात है। तो अगर आप इसको देखो, इसको देखो, तो ई नॉट जो है वो किसके बराबर आएगा, बी नॉट सी के बराबर। आया ना, मतलब बी नोट में अगर हम किसी से गुणा कर रहे हैं तब जाके तो ई नोट आ रहा। इसकी सीधी सी मतलब क्या हुआ कि ई नोट ज्यादा होगा और बी नोट कम होगा। क्लियर है। इसी वजह से जो मैक्सिमम जो चीज रहती है, ई की जो वेव रहती है उसके कंपैरिजन में बी की जो वेव रहती है वो कहाँ रहती है, इससे कुछ कम। इसका सीधा सा मतलब है जो पीक वैल्यू है ई की ज्यादा और बी की कम। क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद और प्रॉपर्टी देखो, और प्रॉपर्टी के साथ साथ पहले आप दो क्वेश्चन देखो, ठीक है। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक, मैं लिख ही देता हूं, एक्स दिशा में संचरित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या ई तथा बी की सही संभव दिशा कौन सी है। मतलब एक एक्स दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव संचरित हो रही है, उसके लिए मैं ई वेक्टर लिख रहा हूं और मैं बी वेक्टर लिख रहा हूं। आपको इन चारों में से बताना कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। ये नीट का है, 2023 का ही क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
ठीक है, इधर है सर जी और इधर है की। ठीक है, अब कैप लगा लेना, ये छोड़ो, ये जी है और ये फिर की है। इधर आया सर माइनस के जी, इधर आया प्लस के की, इधर आया माइनस के जी और इधर आया प्लस माइनस के जी और इधर माइनस के की, माइनस के जी और माइनस के की। नेक्स्ट आया आपका जी प्लस की। ठीक है, और इधर आया माइनस के जी माइनस के की, इधर आया माइनस की जी प्लस की और ये माइनस की जी और प्लस की। ठीक, आपको बताना है कौन सा ई और बी की संभव दिशाओं को दर्शाएगा। ठीक, सोचिए, ट्राई करिए। देखो, एक्स दिशा में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव संचरित हो रही है, इतनी बात है। और अभी आपने बताया कि कभी भी ईएम वेव का नाम आएगा तो ई की जो दिशा है और बी की जो दिशा है वेव की, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, होंगे या नहीं? तो वी, ई और बी हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेंगे। अब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हों तो उनके लिए हम लोग एक कुछ प्रोसेस या मेथड अपनाते हैं। तो आप कहोगे अगर ए है और बी है, अगर ये दोनों 90 पे काम कर रहे हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आता कितना है, ए बी कॉस थीटा। और यहां अगर 90 है तो कॉस 90 कितनी वैल्यू रखता है, 0। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। अब यहां इन वेक्टरों की बात कर दी तो देखो, हम डॉट प्रोडक्ट में आई से आई को, जे से जे को, के से के को लेते हैं। तो यहां जे को जे से लिया 1 और के को के से लिया कितना, 1। तो क्या ये होगा, संभव नहीं। इधर बात करो तो जे को जे से आपने लिया और के को के से लिया, तो देखो ये तो हो गया +1 और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया -1। कितनी बात है, जे को जे से किया तो +1, -1 टू -1, और के को तो -1 से आपने ये क्या किया, +1। तो ये दोनों जो डॉट थे उन्होंने कितनी वैल्यू रखी, 0। यही तो हमको चाहिए था, यही तो प्रूफ कराने के लिए चाहिए था कि ई और बी की जो संभव दिशा में जो वेक्टर हैं वो यही तो होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा, 0। इसको देखो तो ये कितना होता, -1 और ये कितना होता, -1। तो वो कितना जाता, -2। ये नहीं होगा। इधर देखो तो ये कितना होता, 1 और ये कितना होता, 1। तो ये भी संभव नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन क्या चला जाएगा, बी। ऐसे ही डायरेक्शन बेस वो पूछेगा। समझो जैसे ये आपको पढ़ाया हुआ है, ये आई है, ये जे है, ये के है ना। आई और जे को ले जाओ तो कितना, के क्रॉस की बात कर रहा हूं मैं। जे जे ये है और के ये है तो क्या आ जाता है, आई आता। तो इस तरह का यूज करना। आप देखो उसने यहां पे ये पूछ लिया कि 90 के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना, 0। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखो, किसी समतल, देखो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके लिए एक हमको इक्वेशन दी है, किसकी, बी की। मतलब वाई डायरेक्शन में है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दिया है 2 × 10⁻⁻7। क्लियर। और ये है साइन, इधर है π × 10⁻³ क्लियर। और प्लस के है 3π × 10⁻11 और ये क्या दिया था, टी। ठीक है, तो वो पूछ रहा था लैम्डा का मान परिकलित करो। ठीक है, वो ये पूछ रहा था लैम्डा मान परिकलित करो, ये जेई का क्वेश्चन है। अब इसको देखो अगर ध्यान से, तो मैंने आपको बताया प्रोग्रेसिव वेव ही है, चाहे आप ई को कंसीडर करो चाहे आप बी को कंसीडर करो, समतल प्रगामी तरंग। और उनका जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे तो वो आता था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यदि ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही हो तो क्या आता था, साइन ओमेगा टी, और प्लस के क्या हो जाता था, के एक्स। यही तो होता था। और यहाँ ओमेगा होता कितना था, तो आप कहोगे 2 पाई अपॉन लेमडा। यहाँ के कितना होता था, तो ये
टू पाई अपॉन लेमडा तो होता था क्या, टू पाई अपॉन टी होता था क्या, ओमेगा। और टू पाई अपॉन लेमडा क्या होता था, तो ये होता था क्या, के। तो मैं यहाँ निकालता था तो ओमेगा अपॉन के की जो वैल्यू आती थी वो आती थी, इन दोनों को काट, इधर से इधर काट दो तो ये 1/t और ये लेमडा। और अगर 1/t को लिखो तो एन लेमडा ही तो आता था, और ये क्या v नहीं होता था, और यहाँ v क्या है, c, यही तो आता था। याद करो वेव, तो यहाँ देखो वेव ही की तो इक्वेशन दी है, वो हमसे लेमडा पूछ रहा, तो लेमडा निकाल लो। कैसे निकालोगे, कह रहा है देखो ए साइन ओमेगा टी ये हुआ और के एक्स ये हुआ, हुआ या नहीं, तो बताओ के बराबर टू पाई अपॉन लेमडा होता, ठीक है। और देखो लेमडा की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो देखो टू पाई अपॉन लेमडा होता, देखो के की वैल्यू दी है ना, कितनी दी है, कितनी दी है, तो कहोगे पाई इंटू 10⁻³ और ये कितना हुआ, टू पाई अपॉन लेमडा। तो लेमडा से हमने लेमडा को उड़ा दिया, पाई से पाई को, तो लेमडा बराबर कितना आ गया, 2 और इंटू 10⁻³ समझे, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, ऑप्शन बी है। अब ऐसे आए, ठीक। तो ध्यान रखना, इन चीज़ों को ध्यान रखना है आप लोग, ठीक। अब देखो एक अगली प्रॉपर्टी देखते हैं इसी की। देखो क्या है कि आप सर वेव की बात कर रहे हो, है ना, और यहाँ वो बात है किसकी, ईएम वेव की। तो कोई भी वेव हो, अगर वो माध्यम में संचरित हो रही है, और यहाँ तो माध्यम की जरूरत ही नहीं है, तो अगर वेव संचरित होती है तो कहीं ना कहीं सर वो एनर्जी को और मोमेंटम को कंटेन करती है, ठीक है। एनर्जी को और मोमेंटम को लेके ही तो आगे बढ़ती है। और यहाँ दो दो चीजें हैं, एक वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और दूसरी वेव है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो दोनों के कारण यहाँ एनर्जी होगी, दोनों के कारण यहाँ एनर्जी होगी। और यहाँ जो हम लोग एनर्जी पढ़ते हैं, उस एनर्जी को हम लोग लेते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी, ठीक। अब याद करो एनर्जी डेंसिटी कहाँ आया था, अभी हम लोग जितनी चीज पढ़ चुके हैं वहां एनर्जी डेंसिटी कहाँ आया था, तो कैपेसिटेंस जब हम पढ़ रहे थे वहां पे पर यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित जो एनर्जी रहती थी उसी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी यानी कि ऊर्जा घनत्व तो बोलते थे, हाँ है ना। तो यहाँ हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी को देखेंगे, तो वो एक्चुअल में आएगी कितनी, तो आप कहोगे वो आएगी 1/2 ई स्क्वायर, ठीक है। अब ये एनर्जी डेंसिटी है, तो यहां हम यू लेंगे, यहां क्या लेंगे हम, यू। और चूंकि एनर्जी ई की वजह से, तो ये क्या लेंगे हम, यू ई। इतनी बात है। फिर एनर्जी डेंसिटी जो है वो बी की वजह से क्या होगी, तो आप कहोगे यू और ये होगा बी। ये कितना निकलेगा, तो इसको आप कहोगे ये निकलेगा b² अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। इतना निकला। अब आप मुझे ये देख के बताओ, क्या ये हमने कैपेसिटेंस में बिल्कुल डिट्टो यही नहीं पढ़ा था, क्या हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी यही नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी ना, जरा रिकॉल करो। सर आप कहते थे कि जो एनर्जी है वो कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। सी की बात करो तो ये क्या निकलता था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और वी की बात करो तो दूरी के साथ साथ, है ना, v की बात करो तो ये ई डी आता था ना, देखो ई क्या होता था, v अपॉन डी ही तो होता था। अगर यहाँ हम रखते हैं वैल्यू, तो देखो ये हाफ c की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, और v की वैल्यू को रखो तो ये कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर, ठीक है, और डी स्क्वायर। इस डी से एक को मैंने काट दिया, तो यहाँ क्या बचा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई, और ये कितना बचा ए, और ये कितना बचा डी। अब बताओ, ये ए प्लेट का एरिया रहता था और डी डिस्टेंस रहती थी,
तो क्या ये वॉल्यूम नहीं है? तो हम लोग एनर्जी डेंसिटी निकालें अगर, तो U कितना आता था? आप कहोगे E टोटल C जो है ना, सॉरी, एनर्जी डेंसिटी, तो ये डेंसिटी के लिए क्या ये कर दो, तो ये कितना निकलता था? कितना निकलता था? ये निकलता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो देखो वही एनर्जी डेंसिटी तो है, कहाँ? यहाँ। लेकिन वहाँ प्लेटों के बीच वाली चीज़ थी, यहाँ हम लोग वेव कंसीडर कर रहे हैं। तो बस इतना याद रखो कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी होती है, जो एसोसिएटेड होती है किससे? तो ई वेव। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो वेव प्रोपगेट हो रही है उसकी वजह से। और दूसरा दूसरा था ये यूबी। यूबी मतलब एनर्जी डेंसिटी किस वेव की वजह से? तो बी। किसकी वजह से? बी की वजह से। समझे? और वो कितना आती थी? तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। इतनी बात है। अब वो यहां पे अगर देखो, तो अगर ये है यू ई और ये है यू बी, तो मैं अगर आपसे कहूं तो ये एनर्जी डेंसिटी है जो ई और बी की वजह से है, ये क्या होती हैं? बराबर। ये क्या होती हैं? बराबर। जरा शो करो कैसे बराबर। तो आप कहोगे एक ही को ले लो, मान लो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको लिया, और ये आपने बताया ये यू ई है, ठीक। और आप ही ने सिखाया कि ई अपॉन बी बराबर क्या होता है? सी। या ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर क्या होता है? सी। या 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर भी क्या होता है? सी। तो यहाँ मैं ई की वैल्यू चाहता हूँ, तो क्या मैं बी सी रख दूँ? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना रख दिया? बी सी। ठीक है। फिर से अगर यहाँ हम सी की वैल्यू, हमको इसको हटाना है ना, देखो ये मैंने रख दिया कितना, मान लो बी। सी की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ से कितनी रख दी? ये ई स्क्वायर है ना, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ये बी स्क्वायर। अब देखो सी की वैल्यू ये है, तो सी स्क्वायर की क्या होगी? 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। इस एप्सिलॉन नॉट से इसको काट दिया, तो बताओ ये बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ? यू ई है वो यू बी के बराबर होती है, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव के कारण, और एनर्जी डेंसिटी बी बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो रहती है वो क्या होती है? सेम। क्या होती है? सेम। अब तीन डेफिनेशन है, देखो हम लोग को देखनी है। पहली डेफिनेशन है, वो कहता है एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, ठीक। फिर वो कहता है टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, और फिर वो कहता है आपसे एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है। ठीक, तीनों पूछे गए हैं ये। तो एनर्जी डेंसिटी तो हमने बता दिया सर दो टाइप से, एक होती है यू ई, एक होती है सर यू बी। और ये कितनी निकलती है? तो आपने कह दिया था यू ई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यू बी आपने कहा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इसके और इसके जो वैल्यू है इनको जोड़ दो। तो U अगर टोटल देखो, तो वो निकल के कितनी आएगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। और बताओ ये दोनों बराबर ही तो होते हैं। जब दोनों बराबर होते हैं तो क्या मैं इसको यही लिख दूं? तो कहोगे बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये कितना हो जाएगा? 2 बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और 2 से 2 कट जाएगा, तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आएगी। समझे? या यहां पे हम बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट को हाफ एप्सिलॉन नॉट लिख दें, तो टोटल एनर्जी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगी। ऑप्शन में ये भी दिया रहता है और ऑप्शन में ये भी दिया रहता है, ठीक है। और तीसरी बात करो, तो तीसरी कहता है क्या? एवरेज एनर्जी डेंसिटी।
एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो आप कहोगे सर इसको हम यू वी अगर लें, एवरेज ले लें ए वी जी, तो ये जो टोटल एनर्जी हम निकालते हैं उसका औसत ले लेंगे। तो देखो ये निकालते हैं हम लोग क्या, ये जो टोटल निकाली ना यू टी, उसी का क्या ले लेते हैं हम लोग, औसत। ठीक, इतनी बात है। तो इसका अगर हम लोग औसत लें तो देखो ये कितना निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ b की वैल्यू हम रखें क्या, b की वैल्यू हम क्या रखें, तो b का मैंने आपको इक्वेशन बताया था क्या, b बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, यहाँ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो बताओ कितना होगा, बी नॉट स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ नीचे कितना आएगा, म्यू नॉट, ठीक है। और याद रखो कि साइन स्क्वायर जो रहता है वो कितना लेता है वैल्यू, हाफ। वेव में भी मैंने आपको बताया था, तो ये साइन स्क्वायर कितनी वैल्यू रखता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप कहोगे इसकी जो वैल्यू रहती है वो कितनी, 1/2। यहाँ पे मैं 1/2 रखूँ तो ये कितना निकल के आएगा, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। याद रखना यहाँ ये बी नॉट है, नहीं तो बी भी ऑप्शन में दिया रहता है। तो ये बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और ये कितना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये कितना है, बी नॉट बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कहाँ तक, यहीं तक। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव जनरेट होती क्यों है, और ईएम वेव से रिलेटेड एनर्जी जो है वो कितनी एसोसिएट होती है, उनसे रिलेटेड जो टर्म थे हमने वो डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है।